A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma. You are watching Parcham. दिन के बच्चों के हैं 12 and it is time for our daily current affairs session. Before saying any other thing, happy February everybody. छोटा सा प्यारा सा महीना शुरू हो चुका है. लीप ईयर है, सो इस बार February 29 डेज का होने वाला है. अच्छा, ये डेली क्लास 12 बजे दिन में लाई जाती है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेजॉरिटी हैव नो प्रॉब्लम विद इट. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इशू है कि मैम हम दिन में नहीं देख सकते, मॉर्निंग वाली क्लास कर दीजिए. तो आप ऐसा किया कीजिए, ये वाला सेशन कल सुबह देख लिया कीजिए, फिर डेली सुबह आपको एक सेशन रहेगा पढ़ने के लिए. सो एक दिन डिले से कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम में भी एक दिन पहले की न्यूज़ नहीं पूछी जाती है. आपको सिर्फ अपनी तैयारी ढंग से करनी है, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, याद हो जानी चाहिए चीज़ें. वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब आज का सेशन शुरू करें. उससे पहले पीडीएफ की जानकारी देते हैं, बिकॉज अ लॉट मेनी ऑफ यू डू नॉट नो पीडीएफ कहाँ मिलता है. तो परचम का टेलीग्राम चैनल है परचम क्लासेस नाम से. आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसका जो टाइटल है उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर मोर पे क्लिक कीजिए. सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के, प्लेलिस्ट के, ऐप के, वेबसाइट के, एवरीथिंग वहाँ. नहीं तो आपके वीडियो में कमेंट पिन भी किया जाता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं. ठीक है, सो परचम टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा. हिंट बता देती हूँ मैं, करीब 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स वहाँ पे फॉलोअर्स हैं परचम टेलीग्राम पे, बिकॉज बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं. सो राइट प्लेटफॉर्म को ही ज्वाइन कीजिएगा. तो यहाँ आपको दिन में 12 बजे इंग्लिश पीडीएफ मिल जाती है डेली सीए की, और 3 बजे तक, कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है तो 3 से 4 बजे रादर आई वुड से 3 से 4 बजे के बीच में ये कन्वर्जन होकर के आपको हिंदी में मिल जाता है. ओके और अगर आपको वीकली और मंथली मैगजीन्स चाहिए तो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे जाना होगा. वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. मंथली मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, वीकली सिर्फ इंग्लिश में होती है. हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. अगर आप पीडीएफ से पढ़ना प्रेफर करते हैं, रेगुलरली लेते हैं, तो बेटर है इंडिविजुअल बाय ना करके आप सब्सक्रिप्शन पे मूव कर जाइए. ये आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा. जो भी करंट अफेयर आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, व्हाटएवर, उन सब के पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे. एंड इसमें जनवरी से 2024 तक का सब कुछ दिया जाएगा. नहीं तो आप पीडीएफ बैंक ले सकते हो, उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मिलेंगे. ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ आइदर राइट टू दिस ईमेल एड्रेस parchamclasses06@gmail.com, या ये हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो. दिन और टाइम दिया हुआ है, या फिर परचम ऐप पे चैट भी कर सकते हो. ठीक है, दे विल बी गिविंग यू ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. चलो, अब कल जाते जाते आपसे क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, और उसमें मैंने पूछा था विच इज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को टैग इन 24-25. कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए अपना नॉमिनेशन भेजा है फॉर द ईयर 24-25. वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको भेजा गया है? एंड द राइट आंसर इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स. डी इज द राइट आंसर. सबने राइट मार्क किया है. ऐसे 12 फोर्ट्स हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु के, मेजरली महाराष्ट्र के, एक तमिलनाडु का, जिनको मिला करके मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहा जाता है, और इनको यूनेस्को में नॉमिनेशन के लिए हमारी एंट्री के तौर पे भेजा गया है. गॉट इट? ओके. और मैंने आपसे कुछ एक चीज़ें लास्ट सेशन में और पूछी थी, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज राइट आंसर नहीं होते हैं सब बच्चों के, तो गलत याद नहीं रहना चाहिए. डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट. मैंने आपसे पूछा था यूनेस्को की एक मिक्स हेरिटेज साइट है. टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में? 42 हैं, जिनमें से 34 कौन सी कैटेगरी में? कल्चरल कैटेगरी में है. कोई ना कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस रखने की वजह से है. 7 ऐसी हैं जो नेचुरल सिग्निफिकेंस रखती हैं, और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट, एक मिक्स साइट है, कल्चरल भी और नेचुरल सिग्निफिकेंस भी रखती है. वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क या कांचनजोंगा नेशनल पार्क, जो 2016 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुई थी. गॉट इट? और मैंने आपसे पूछा था रीसेंट मोस्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी है? तो 42 नंबर की जो एडिशन हुई है वो है सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसाल, कर्नाटका से. और उससे जस्ट पहले सेम मंथ में सितंबर 2023 में हुए हैं ये दोनों, और वो है शांति निकेतन. 41 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये वेस्ट बंगाल बीरभूम से रजिस्टर हुई है. तो ये सारा एक क्रक्स आपने रिवाइज भी कर लिया, जिन बच्चों को आता था, और जिनको नहीं आता था प्लीज टेक नोट ऑफ दीज आंसर्स. चलिए अब हम आते हैं 1 फरवरी के सबसे पहले न्यूज से, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट डे. 1 फरवरी को हम मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, या फिर भारतीय तट रक्षक दिवस. सो हमारे जो कोस्ट होते हैं उनके आसपास जो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, कंटिगुअस जोन्स हैं, इकोनॉमिक जोन्स हैं, जहाँ हम सारी ऑयल ड्रिल्स करते हैं, फिशिंग वगैरह करते हैं, इन सारे वाटर्स की देख रेख कौन कर रहे होते हैं? कोस्ट गार्ड्स कर रहे होते हैं. उन्हीं को डिवोटेड ये दिन होता है, बिकॉज 1977 के अंदर 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया था. राइट? तो ये इस बार कौन से नंबर का रेजिंग डे है? 48th रेजिंग डे हम इंडियन कोस्ट गार्ड्स का मना रहे हैं. देन इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि करंट अफेयर
एक्सक्लूसिविटी में पढ़ना कभी भी ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस इतनी न्यूज़ पढ़ ली और आगे बढ़ जाओ। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड डे के बारे में पढ़ो तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पता होना चाहिए, वो जिन जिन जोन्स की रक्षा करते हैं जोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा चीज़ें, राइट। सो करंट एंड स्टैटिक गो हैंड इन हैंड, ऑलवेज टेक नोट ऑफ दिस। सो इंडियन कोस्ट गार्ड, ये जितने भी वाटर्स मैंने आपको बताया वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हों, पहले ये वाटर्स समझ लो, है ना, तो आपको थोड़ा समझना इजी रहेगा इन्फॉर्मेशन को। ये अगर हम लैंड ले रहे हैं और ये बेस लाइन है हमारी, शोर की बेस लाइन मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी आपको दिख रहा है ये हमारी टेरिटोरियल सी होती है, यानी हमारी ही टेरिटरी के अंदर आता है। इंडियन टेरिटरी है ये, कोई और देश इसके ऊपर हक नहीं जता सकता, ठीक है। इससे अगर आप देखोगे इसी बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स, यानी यहाँ से 12 नॉटिकल माइल और आगे चलेंगे आप, तो ये कंटिगुअस जोन कहा जाता है। अब टेरिटोरियल वाटर में तो क्या होता है, कोई एंट्री नहीं कर सकता, कोई इलीगल काम दूसरा देश नहीं कर सकता, कोई यहाँ पे आकर के टेररिज्म, पोल्यूशन ये सब नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या बोलते हैं, बस ये लाइन है, इसके यहाँ नहीं कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ऐसा नहीं ना। इसलिए कंटिगुअस जोन बनाया जाता है आपकी सेफ्टी थोड़ी और एनहांस करने के लिए, कि यहाँ भी अगर ये एक्टिविटीज हो तो आप अपने कानून बोल सकते हो कि नहीं, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ परमिशन। तो इसलिए कंटिगुअस जोन बना दिया जाता है, एक तरह से ट्रांजिशन जोन समझ लीजिए। फिर अगर आप देखोगे बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक का, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, राइट, ये वाला। सो दिस इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, ये भी आता है फॉर दैट मैटर, जिसमें आप ऑयल ड्रिल्स कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे होंगे वो आप ही यूज करोगे। तो ये जितने भी वाटर्स आप देख रहे हो यहाँ तक के, ये सब, इन सब की रक्षा बोलिए या इन सबको मैनेज करना, यहाँ पे भारत का कानून लागू करवाना, ये सब कौन देखते हैं, गश्त लगाना, यहाँ पे सर्वेज करना अगर जरूरत पड़ रही है, ये सब इंडियन कोस्ट गार्ड्स इसमें कार्यरत रहते हैं। इसके आगे की जो वाटर्स हैं वो हाई सी होते हैं, वो किसी कंट्री के अंडर में नहीं आते हैं। गॉट इट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करते हैं, हमारा जो मैरीटाइम लॉ है, पानी से रिलेटेड जो लॉ है उसको एनफोर्स करने का काम करते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस होंगे, ऑपरेशंस होंगे, तो वो भी इन्हीं के थ्रू करवाए जाते हैं। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी सपोर्टिंग फोर्स है, ये हमारी नेवी को सपोर्ट करती है, ओके। और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर हो या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो या कंटिगुअस जोन हो, यहाँ पे ये लोग अपना ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं, यानी अपने हिसाब से ये पूरी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। समझ में आ गया जी? चलिए, ओके। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ कमिंग, और वो ये है कि 5 नई रामसर साइट्स हो गई हैं घोषित, ठीक है। और बहुत अच्छा हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन रीडिंग दिस न्यूज़, बिकॉज मैं स्टैटिक जीके के कोर्स में रामसर साइट्स का टॉपिक पढ़ाने की सोच ही रही थी, और अगर मैंने पढ़ा दिया होता तो मैंने 75 रामसर साइट्स पढ़ा दी होती और 5 और आ जाती, मुझे फिर उसमें एडिशंस करने पड़ते। सो गुड, ये अभी आ गई हैं। पहले इंडिया के पास 75 रामसर साइट्स थी, अब ये 5 और एडिशन होने के बाद 80 रामसर साइट्स टोटल हो जाती हैं। तो कौन सी रामसर साइट्स हैं, कौन से स्टेट्स में घोषित हुई हैं, देख लेते हैं। 5 more इंडियन वेटलैंड्स एडेड टू रामसर लिस्ट। रामसर साइट्स क्या होता है, देखो, वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि, जहां पे नमी बहुत ज्यादा होगी, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वो मिट्टी भी हो सकती है, मार्श एरिया भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, पर गीला होना चाहिए, उसको वेटलैंड कहा जाता है। फिर रामसर जो कि ईरान में है, वहां पे एक कन्वेंशन हुआ, ओके, और उस कन्वेंशन के अंदर ये डिसाइड किया गया कि ऐसे वेटलैंड जो कि बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है उनको रामसर की लिस्ट में डाला जाएगा, ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, उनके देखरेख पे ध्यान दिया जा सके। तो वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स होते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, लेकिन सब रामसर में नहीं है। सो वो वेटलैंड्स जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको रामसर साइट में ऐड कर दिया जाता है, लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो अभी तक इंडिया में ऐसे 75 वेटलैंड्स हैं जो रामसर लिस्ट में एडेड हैं, 5 और डिक्लेयर कर दिए गए। समझ में आ गई बात, कौन कौन से हैं? सो तमिलनाडु से अगर आप देखोगे 1, 2 एंड 2 ही हैं, और कर्नाटका से 3, 4, 5, मतलब 1, 2, 3। सो 3 हैं कर्नाटका से और 2 हैं तमिलनाडु से एडेड, राइट। सो करईवेती बर्ड सैंक्चुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये रिजर्व फॉरेस्ट तो है पर ये पूरा पानी से भरा हुआ एरिया है, यानी मिट्टी यहाँ की पूरी गीली है। सो लॉन्गवुड शोला एंड करईवेती बर्ड सैंक्चुरी दोनों तमिलनाडु से रामसर साइट घोषित हुए हैं। कर्नाटका से अगर आप देखोगे मागड़ीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व एंड अघनशिनी एस्चुरी, ये वेटलैंड घोषित हुए हैं रामसर के। एस्चुरी क्या होती है, जहां पे नदी सी से मिल रही होती है, नदी का मुहाना बोल दीजिए, माउथ बोल दीजिए, जहां से वो मिल रही है और यहाँ पे एक तरह से मिक्सिंग हो रही होती है फ्रेश और सॉल्ट वाटर की। सो अघनशिनी
एस्चुरी, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व एंड मागडीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये तीनों कर्नाटका से और बाकी 2 तमिलनाडु से नए रामसर लिस्ट में शामिल वेटलैंड्स हैं। अब इनके बारे में ना बहुत ब्रीफ में मैं आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंटर्स बता देती हूँ, इससे ज़्यादा डिटेल जाने की बिल्कुल नीड नहीं है आपको। मागडीकेरे की अगर हम बात करें तो ह्यूमन मेड है वेटलैंड, यानी कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है, नेचुरली एग्जिस्टेंस में नहीं था। वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड्स है ये बार हेडेड गूज का। बार हेडेड गूज होती हैं जो कि साउथ इंडिया के अंदर आती हैं विंटर्स के अंदर, और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं आती हैं तो कुछ एक एरियाज में से मागडीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व में भी आती हैं। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये भी ह्यूमन मेड है और ये इरिगेशन टैंक की तरह से इसको बनाया गया था काफ़ी सेंचुरीज पहले। अघनशिनी सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जहाँ पे अघनशिनी रिवर अरेबियन सी से मिल रही होती है, देखो हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, कर्नाटका इस तरफ है तो अरेबियन सी है ना कर्नाटका, सो अरेबियन सी में जहां अघनशिनी मिल रही होती है वहां पे ये एस्चुरी बनाती है और उसी को वेटलैंड घोषित किया गया रामसर का। तमिलनाडु की बात करें तो करईवेती बर्ड सैंक्चुरी वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड्स ऑफ तमिलनाडु है। इनलैंड का मतलब होता है हर तरफ से लैंड से घिरे हुए, एक तरफ वाटर वगैरह नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है, ये इनलैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड तमिलनाडु में करईवेती बर्ड सैंक्चुरी है। फिर लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व या रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्टेड वेटलैंड है, फॉरेस्ट भी है यहाँ पे और गीली मिट्टी भी है। सोलई का मतलब होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तमिलनाडु के अंदर इस वर्ड का मतलब ये होता है। ठीक है जी। ये तो 5 जो नई साइट्स थी वो आपने ध्यान कर ली। अब रामसर साइट्स के बारे में ब्रीफिंग मैंने आपको समझा दिया वैसे, पर फटाफट देख लेते हैं टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हैं। 80 हो गई हैं। और रामसर कन्वेंशन जो था इंटरनेशनल ट्रीटी थी, एक तरह से संधि थी, सारे देश आए थे, बहुत सारे देश आए थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि हाँ जी हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उनको देख रेख में डालेंगे। ऐसे साइट्स को कंजर्व करना, उनका यूज ढंग से करना, इसके लिए February 2 यानी 2 फरवरी को कौन से साल में 1971 में रामसर में ये कन्वेंशन हुआ ईरान के अंदर और सबने ट्रीटी साइन किया। और ये एनफोर्समेंट में कब आया, लागू कब किया गया, 1975 के अंदर ये लागू किया गया। इंडिया इसका मेंबर कब बना, रेटिफाई कब किया हमने, साइन करके मेंबर कब बन गए, 1 फरवरी 1982। आज ही के दिन 1982 में हमने रामसर कन्वेंशन को रेटिफाई या साइन कर लिया था। ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली रामसर साइट इंडिया में कौन सी डिक्लेयर हुई थी, 2 साइट्स थी। पहली थी चिलिका लेक ओडिशा के अंदर और दूसरी केवलादियो नेशनल पार्क, जिसे हिंदी में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, राजस्थान के अंदर। ये दोनों 1981 में रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई थी। ओके। अब उसके बाद अगर आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है, तो तमिलनाडु के अंदर है। पहले 14 थी, अब 2 और मिल गई हैं तमिलनाडु को, तो 16 हो गई हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इज इन तमिलनाडु फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, 10 हैं इसमें। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब आता है, रामसर साइट का जिस दिन साइन हुआ उस दिन ही आता है, 2 फरवरी को, यानी कल हम इसको पढ़ेंगे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और थीम क्या रहेगी इस बार, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये सारे पॉइंटर्स, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने छांट के पढ़ ली हैं, यहां से कुछ भी आएगा तो आप आंसर कर पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैज कम आउट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 सामने आ चुका है। इसको कौन रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए इंडेक्स के केस में जब भी आप कुछ पढ़ें 4-5 चीजें बस पढ़ लिया कीजिए। कौन सा इंडेक्स है, उसमें इंडिया की क्या रैंक है, कितने कंट्रीज में से वो रैंक मिला है, टॉप कंट्रीज कौन से हैं, बॉटम कंट्रीज कौन से हैं, रिलीज किसने किया है। ओके। और बस मोटी मोटी यही बातें आपको ध्यान रखनी है, इंडिया का रैंक हो ही गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 नाम से समझ में आ रहा है, परसेप्शन है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों से सर्वे किया जाता है, बातचीत की जाती है और उसके बेसिस पे वो क्या परसीव करते हैं कि कितना करप्शन है आपके देश में, उसके बेसिस पे पॉइंटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना परसेप्शन बताते हैं, यानी आपको क्या लगता है, और फिर रैंकिंग दी जाती है। इंडिया का रैंक 93 आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, आधा 50% रैंक पे पहुंचे हम, ऐसे याद कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट। 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया का रैंक रहा है, जो पिछले बार से गिरा है, पिछले बार से थोड़ा गिरा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया, ये परसीव लेवल होता है पब्लिक सेक्टर करप्शन का, यानी आपके देश के अंदर पब्लिक सेक्टर सरकार के लेवल पे करप्शन कितना है। और ये जो
परसेप्शन लिया जाता है, किन लोगों का लिया जाता है, एक्सपर्ट्स का, बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का, उनसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आम जनता से नहीं पूछी जा रही होती हैं। और इसमें 0 से 100 के स्केल पे रेट किया जाता है। जो 0 के जितना करीब है वहाँ उतना ज़्यादा करप्शन है, जो जितना दूर है वो उतना ज़्यादा क्लीन है। सो 0 इज़ हाईली करप्ट, 100 इज़ वेरी क्लीन इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया 2022 में से अभी तक 8 प्लेसेस गिरा है। 2022 के अंदर हमारी रैंक 85 थी। सो 2022 में वी वर 85, 2023 के अंदर परसेप्शन हमारा आया 93 रैंक का। और पॉइंट्स की अगर हम बात करें, 2022 के अंदर हम 40 पे थे, यानी 0 से थोड़ा ज़्यादा दूर थे। अब हम थोड़ा पास आ गए हैं 39 पे, तो एक ही पॉइंट का फर्क आया, लेकिन रैंकिंग 8 पॉइंट्स गिर गई है। अब पड़ोसियों का देख लें, क्योंकि अपनी खुशी से इतनी खुशी नहीं मिलती जितने दूसरों के थोड़े गम से हमें खुशी मिलती है। अपनी हार से इतना दुख नहीं होता जितना दूसरों की हार से होता है। ये टेंडेंसी है ना लोगों की। अच्छा मामा कितने मार्क्स आए, इतने आए, मामा भी पूछेंगे दूसरों के कितने, अच्छा उनके भी इतने आए, फिर ठीक है, होता है ना, गलत है पर करते हैं लोग। सो हम हमारे पड़ोसियों का भी थोड़ा रैंक देख लेते हैं। हमारा रैंक कितना है जी, 93 है। तो वी आर डूइंग गुड विथ मेजॉरिटी इन कंपैरिजन टू मेजॉरिटी। पाकिस्तान 133 है, श्रीलंका 115 है, बांग्लादेश 149 है, चाइना हमसे आगे है, 76 रैंक पे है। एशिया के अंदर, एशिया में टॉप रैंक कौन लाए, सिंगापुर लेकर के। एशिया की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। एशियन रीजन में सिंगापुर हैज रैंक्ड ऑन द टॉप और ओवरऑल वो 5th रैंक पे है। तो फर्स्ट फ्यू रैंक्स किसने होल्ड किए हैं, टॉप 3 कंट्रीज देख लीजिए। डेनमार्क इज ऑन टॉप। डेनमार्क के अंदर परसीव्ड करप्शन बहुत कम है, ठीक है। फॉलोड बाय फिनलैंड, न्यूजीलैंड। सो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड टॉप पे रहे हैं। और एशिया से अगर हम बात करें तो सिंगापुर टॉप पे रहा है और ग्लोबली उसने 5th रैंक लिया है। टॉप 3 याद रखने बहुत हैं, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर एक आप याद रखोगे, एशिया से टॉप किया है। बॉटम 3 कंट्रीज जहां बहुत पब्लिक करप्शन परसीव किया गया, सोमालिया सबसे वर्स्ट रहा। सोमालिया, हाँ, सोमालिया के आसपास अभी बहुत डकैत पायरेट्स घूम रहे हैं ना शिप पे, वही वाला सोमालिया ही है। फिर वेनेजुएला एंड सीरिया। तो ये 3 बॉटम में कंट्रीज रहे। गॉट इट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स समझ में आ गया। ओके, अगली न्यूज पे चलेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का लोगो और ये मैस्कॉट, बड़ा क्यूट सा स्नो लेपर्ड हो गया है रिलीज, इशू। सो इस बार जो विंटर गेम्स हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर खेले जाएंगे। पहली बार लद्दाख में भी जा रहे हैं विंटर गेम्स, अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करते थे। सो विंटर गेम्स हैं, बर्फ वगैरह चाहिए, सर्दी का मौसम चाहिए वहाँ, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज में होंगे। और जो मैस्कॉट है उसका क्या नाम है भाई, इस मैस्कॉट का नाम है, स्नो लेपर्ड तो है ये, इसको कहा जाता है शीनशे। शीनशे इनको वैसे भी कहा जाता है जम्मू और लद्दाख वाले रीजन्स में, शान भी कहा जाता है, तो यही मैस्कॉट ले लिया गया है। ओके, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लॉन्च लोगो एंड मैस्कॉट किसका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। और ये 4th एडिशन इस बार होगा। कौन सा एडिशन, 4th एडिशन होगा। मनोज सिन्हा है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के। लद्दाख में पहली बार ये गेम्स खेले जाएंगे फरवरी 2 से, यानी कल से इनकी शुरुआत की जाएगी। और उसके बाद ये जम्मू पहुंचेंगे, 21 से 25 जम्मू में खेले जाएंगे। स्नो स्केटिंग, आइस हॉकी, कर्लिंग, ये सारे इस बार लद्दाख के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। बाकी सारे जो हैं वो स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में ही होंगे। गॉट इट। चलिए, कल हमने स्नो लेपर्ड से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, याद है, तो स्नो लेपर्ड कल भी आया था, आज भी आ गया। अगली न्यूज आ रही है मलेशिया से। मलेशिया के राजा बदल चुके हैं, मलेशिया को मिले अपने नए किंग। सो मलेशिया वेलकम्स न्यू किंग सुल्तान इब्राहिम। कौन है, सुल्तान इब्राहिम बने हैं मलेशिया के नए किंग। और मलेशिया में क्या चलता है, किंग वाला सिस्टम थोड़ा समझ लेते हैं। रोटेशनल फॉर्म ऑफ मोनार्की फॉलो की जाती है मलेशिया के अंदर। मोनार्की यानी किंग होगा, मोनार्क होगा एक। और रोटेशनल क्यों, क्योंकि इस कंट्री के अंदर कुछ 9 रॉयल फैमिलीज हैं, ठीक है, एक रॉयल फैमिली नहीं, 9 रॉयल फैमिली हैं। हर बार उन्हीं में से रोटेशन होता है। एक किंग चूज किया गया एक रॉयल फैमिली से, वो 5 साल तक मैक्सिमम अपना टेन्योर रखेगा, रेन करेगा यानी रूल करेगा। फिर अगली फैमिली से दूसरा किंग बनेगा, फिर अगली फैमिली से तीसरा किंग बनेगा। इस तरह से रोटेशनल मोनार्की मलेशिया के अंदर चलती है। सो अब रोटेशनल मोनार्की के चलते सुल्तान इब्राहिम बने हैं नए किंग, कहाँ के, मलेशिया के। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेसेस या मुर्मूज एड्रेस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। प्रेसिडेंट साहिबा ने दोनों हाउसेस को, लोअर एंड अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा को बुला करके एक जॉइंट सिटिंग को एड्रेस किया, यानी अपना एक वक्तव्य दिया। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, न्यूज़ हो गई इतनी। लेकिन क्या एग्जामिनर यहाँ से कुछ पूछेगा प्रेसिडेंट मुर्मू ने किनको बुलाया था वक्तव्य के लिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अब वो पूछेगा कि जॉइंट सिटिंग कब कब करता है प्रेसिडेंट,
ठीक है। और हम बोलेंगे भाई बजट आने वाला है, उससे पहले करता है, तो बजट से रिलेटेड पूछ लेगा। अच्छा बजट, तो बताइए कि बजट कब पेश किया जाता है। अच्छा दोनों हाउसेस को बुलाया, तो बताइए कितने सत्र होते हैं पार्लियामेंट के, ये सारी बातें वो पूछ सकता है। तो बस यही सब हम पढ़ेंगे। आ जाइए, अहेड ऑफ यूनियन बजट, आज यूनियन बजट पेश किया जाना है 1 फरवरी को, हम उसके हाईलाइट्स कल पढ़ेंगे। और यस 3 फरवरी को 7 बजे नहीं 4 PM पायल मैम आपका डिटेल्ड बजट एनालिसिस लेने वाली हैं। ठीक है, मैंने आपको 7 PM बताया था, वो गलत था जी, 4 PM आएगा 3 फरवरी को 4 PM वो अपना सेशन लेंगी, पूरा डिटेल बजट एनालिसिस। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, राइट फ्रॉम वन डे टू बैंक टू स्टेट PSC टू UPSC, ये सेशन आपके लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। ठीक है, और यस आज टुडे 7 PM आई विल बी टेकिंग योर मंथली रिविजन सेशन, वो भी मिस नहीं करना है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट वो भी है। आ जाओ वापस। सो अहेड ऑफ यूनियन बजट प्रेसिडेंट मुर्मू जो है उन्होंने जॉइंट सिटिंग बुलाई पार्लियामेंट की, और ये इनकी दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अज्यूमिंग द पोजीशन इन जुलाई 2022। जब से प्रेसिडेंट बनी है जुलाई 2022 से, तब से पहली बार ये हुआ है कि जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। ठीक है, चलिए। सो प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। ये प्रथा कब से चालू हुई, ये सिस्टम कब से चालू हुआ? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंप्लीमेंटेशन में आया था, उसके बाद से ये प्रेसिडेंट एड्रेसिंग दी पार्लियामेंट का सिस्टम चालू किया गया। आर्टिकल 87 बोलता है, एज पर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 स्पेशल ओकेजन्स हैं जब प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करता है। ठीक है, कौन से हैं? सबसे पहला जो ओपनिंग सेशन होता है नए लेजिस्लेचर का, जब लोकसभा वापस, जब चुनाव होंगे, जनरल असेंबली इलेक्शंस होंगे, लोकसभा आ जाएगी, और उसके बाद में फर्स्ट एड्रेस तब करते हैं प्रेसिडेंट। और दूसरा होता है जब बजट के पहले, कहाँ लिखा है? द सेकेंड इज टू एड्रेस द फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर। हर साल पार्लियामेंट की फर्स्ट सेशन कौन सा होता है? फर्स्ट सेशन बजट सेशन होता है, बजट सत्र होता है सबसे पहला, तो तब उससे पहले एड्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये 2 ओकेजन्स पे प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, और 3 सेशंस होते हैं टोटल पार्लियामेंट के। सबसे पहला जो सेशन होता है फरवरी टू मई बजट सेशन होता है, फिर मानसून सेशन और फिर विंटर सेशन। कुछ केसेस में स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है, स्पेशल सेशन। अब यूनियन बजट जो पेश किया जाएगा और जिससे पहले ये एड्रेस प्रेसिडेंट ने दिया है, उस यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। आर्टिकल 112 यानी 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बजट है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की स्टेटमेंट है, यानी आपने कितना खर्चा किया, आपके पास कितना आया, कितना गया, कितना बचा, इन सब चीज़ों की स्टेटमेंट आप जो देते हो उसको बजट कहा जाता है। पहले जो बजट होता था 1 फरवरी को नहीं दिया जाता था, अनाउंस नहीं किया जाता था। 2016 तक लास्ट वर्किंग डे जो होता है फरवरी का, तब बजट पेश किया जाता था। अब उसको 2016 के बाद 1 फरवरी को दिया जाता है। 2017 में एक बहुत बड़ा चेंज आया था 2017 में, जब रेलवे बजट को मर्ज किया गया था यूनियन बजट के साथ। उससे पहले रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था, यूनियन बजट अलग पेश किया जाता था। मुझे बता दीजिए 2017 में जब रेलवे बजट मर्ज किया गया यूनियन बजट से के साथ, तब हमारे फिनेंस मिनिस्टर कौन थे? बताइए। ठीक है, फिनेंस मिनिस्टर कौन थे? ये इस टाइम भी वही व्यक्ति थे जब फरवरी 1 को हम बजट पेश करने लग गए। तो 16-17 में सेम फिनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? लिख के बताइए, पढ़ा चुके हूं। हम बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ। सो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं मेंबर्स ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन, 16वां वित्त आयोग जो है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कर ली गई है। उसके चेयरमैन पहले ही अपॉइंट कर लिए गए थे, डिक्लेयर कर दिए गए थे। 16th फाइनेंस कमीशन एग्जिस्टेंस में आ चुका था और उसके चेयरमैन बन गए थे, अब उसके मेंबर्स भी बन गए। ठीक है, तो समझ लेते हैं 16th फाइनेंस कमीशन को कब बनाया गया था? 31 दिसंबर 2023, 2023 के आखिरी दिन, है ना, उसको बनाया गया। और श्री अरविंद पानगड़िया जी जो हैं वो इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए। बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अरविंद पानगड़िया जी, चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और ये इससे पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। ना ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसको अपनी रिकमेंडेशंस कब तक पेश करनी है? होती क्या है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन होती है जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं सरकार के पास, इन टैक्सेस को कितना यूनियन और मतलब कितना सेंटर और कितना स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेवेन्यू को, उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन पेश करती है। तो उसको काफ़ी सारी स्टडी करनी पड़ती है पहले। तो अभी वो स्टडी करेगी और अपनी रिकमेंडेशन कब पेश करेगी? 31 अक्टूबर 2025 तक वो अपनी रिकमेंडेशन पेश करेगी कि भाई इतना यहाँ देना चाहिए, इतना यहाँ देना चाहिए। ऑलराइट, और उसके बाद जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम कब तक का होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से लेके 5 इयर्स तक ये जो रिकमेंडेशन है 16th फाइनेंस कमीशन की, ये इम्प्लीमेंटेशन में रहेंगी। समझ में आ गई तीनों डेट्स? ओके। फाइनेंस कमीशन
जो है वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या बनाते हैं अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इनका काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? मेनली रेकमेंड करना कि भाई जो टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट हुए हैं उनको यूनियन यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे कैसे डिवाइड किया जाना चाहिए। ये हैं अरविंद पानगड़िया जी, जिनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये मेंबर्स हैं, 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 1 पार्ट टाइम मेंबर है जिनको अनाउंस किया गया है। कितने फुल टाइम है? 3। पार्ट टाइम कितने हैं? 1। फुल टाइम मेंबर्स देख लीजिए। सो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष एंड पार्ट टाइम मेंबर इज सौम्य कांति जोश। पार्ट टाइम सौम्य से हैं तो इसलिए पार्ट टाइम रखा गया इनको, बोले आप थोड़े टाइम यहाँ करके काम कीजिए। ऑलराइट, सो अजय एनी निरंजन, अजय एनी निरंजन जी या झा मैथ्यू राजाध्यक्ष जी। नेक्स्ट खबर आ रही है अमित शाह जी से जुड़ी हुई, और वो ये है कि अमित शाह जी ने लॉन्च किया है कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट ARDBs और रजिस्ट्रार्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। ये हमारे यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर तो हैं ही, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। तो अब इन्होंने कोऑपरेटिव्स के अंदर कंप्यूटराइजेशन को और बढ़ावा देने के लिए जल्दी से कंप्यूटराइजेशन हो जाए कोऑपरेटिव्स के अंदर भी, ताकि जो भी काम हो रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग हो रही है, वो सब सेंट्रल सिस्टम से जुड़ जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया है? कंप्यूटराइजेशन स्कीम को लॉन्च किया है और उसके लिए आउटले डिसाइड किया है। बस ये न्यूज़ है, फटाफट देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर लॉन्चेस कंप्यूटराइजेशन स्कीम फॉर ऑफिसेज ऑफ ARDB। आप बोलोगे मैम क्या है ये ARDB? ये रहा एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। यस, ग्रामीण बैंक होते हैं ना जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाले बैंक्स, उनमें, एंड RCS में। RCS इज रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रार ऑफिसेज होते हैं। सो इन दोनों एरियाज में कंप्यूटराइजेशन के लिए स्कीम लाई गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। 225 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट तय की गई है। और फिर इससे क्या होगा? नाबार्ड वगैरह की स्कीम से जुड़ जाएंगे ये, और जितना भी यहाँ पे अकाउंटिंग वर्क हो रहा है या जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी सेंट्रली मैनेज हो पाएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा। ये इसका मेन उद्देश्य है। तो अब अमित शाह जी के पास उनके बेटे के ऊपर आ जाते हैं, है ना। अब उनके बेटे से जुड़ी हुई न्यूज़ पढ़ते हैं, यानी जय शाह से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं, जो BCCI के सेक्रेटरी तो हैं ही, साथ ही साथ इनको रीअपॉइंट किया गया है ACC चेयरमैन फॉर 3rd सक्सेसिव ईयर। राइट, सो ACC क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे पहले भी ये काम कर रहे थे, 2 साल इनका हो चुके थे, अब 3rd ईयर इनको सक्सेसिवली वापस इस पोजीशन पे रीअपॉइंट कर लिया गया है। इन्होंने सबसे पहले ये पोजीशन 2021 के अंदर अज्यूम की थी और यंगेस्ट पर्सन बने थे टू अज्यूम द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ ACC। ठीक है, अब इनको रीअपॉइंट किया गया है। गॉट इट, चलो। देन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 होगा, कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर होगा, भारत मंडपम में होगा। और पहली बार इस तरह का एक एक्सपो हो रहा है, यानी इवेंट हो रहा है, शो हो रहा है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, सो ग्लोबल एक्सपो 2024 टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा? चल रहा है February 1 से 3rd, आज से शुरू हुआ है, 3 तारीख तक ये चलेगा, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। इसमें क्या होगा? एग्जीबिशन है बेसिकली। सो अलग अलग जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी, उसकी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह, तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिस्प्ले में डाली जाएंगी। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कहाँ हुआ, कब हुआ। और इसके अंदर 800 एग्जिबिटर्स होंगे अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 1 लाख के अराउंड विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं। एंड एक्सपो के अंदर एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस, बाकी इवेंट्स भी होंगे, इंडस्ट्री प्लेयर्स भी होंगे, गेस्ट भी होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस जो इसमें आएंगे। ओके, अगली न्यूज़ आ रही है एक नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और क्या होगा, बर्ड सैंक्चुरी, अगर न्यूज़ में आती है, रामसर साइट, ये अगर न्यूज़ में आ जाती है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इनके। तो न्यूज़ आ रही है इराविकुलम नेशनल पार्क से। कहाँ पर? ये केरला में, केरला में। So the news is it is to be shut down from 1st February for carving season of नीलगिरी टार। परमानेंटली शट डाउन नहीं हो रहा है, थोड़े समय के लिए इसको बंद किया जाएगा बिकॉज जो नीलगिरी टार, ये जो आपको बकरी दिख रही है नीलगिरी टार, इसका कार्विंग सीजन है। काफ सुना होगा ना आपने, गाय के बछड़े को, बकरी के मेमने को काफ कहा जाता है, इसका प्लूरल हो गया काव्स। ओके, सो कार्विंग सीजन यानी इस समय ये डिलीवरी कर रहे होंगे ये एनिमल्स, और इसलिए उस नेशनल पार्क को बंद किया जाएगा। सो इराविकुलम नेशनल पार्क इज इन न्यूज़ एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। सो सर्वे जो है, जो भी बर्थ वगैरह होंगी फिर उनका बाद में किया जाएगा। नीलगिरी टार इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन एंडेंजर्ड एनिमल, एंडेंजर्ड कैटेगरी का एनिमल है ये, इसलिए।
सो इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जल्दी से देखते हैं। देखिए ये केरला आपको दिख रहा है। सो इसके अंदर आपको काफी सारे नेशनल पार्क दिखेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, और ये जो लोकेशन आपको दिख रही है दिस इज इराविकुलम नेशनल पार्क। देन अन्नमुडी शोला नेशनल पार्क है, ओके। देन माथिकेतन शोला हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया। सो वापस आ जाइए इराविकुलम नेशनल पार्क के, ये कन्नन देवन हिल्स में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ मुन्नार केरला। ये पूरा वेस्टर्न घाट वाला इलाका हो गया। ये एक और चीज के लिए फेमस है अपने 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करने वाले प्लांट नीलकुरंजी के लिए। 12 सालों में एक बार ब्लूम करता है और ये यहीं पाया जाता है। अन्नमुडी जो पीक है वो इस नेशनल पार्क के साउथ साइड में लाई करती है, और ये 1978 में एग्जिस्टेंस में आया था। देन नीलगिरी टार, ये जो एनिमल है इसको नीलगिरी आइबेक्स भी कहा जाता है, एंडेंजर्ड है एज पर IUCN, और ये शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन इसको दिया गया है, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इंडिया में इस एनिमल को दे रखा है। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। चलो मुझे केरला का स्टेट एनिमल बताओ, जल्दी से बताओ। स्टेट एनिमल ऑफ केरला कौन सा है? राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। और YT कम्युनिटी पे अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहते जो डाले जाते हैं तो आपको पता होंगे काफ़ी सारे स्टेट की इन्फॉर्मेशन वहाँ ओवर द टाइम पूछी गई है, शेयर की गई है। अगली न्यूज़ जो आ रही है दैट इज अगेन फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है न्यू कैंगरू लिजर्ड स्पीशीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। ये कैंगरू लिजर्ड स्पीशीज है और इसका क्या नाम है? अगस्त्यगामा एज। अगस्त्यगामा एज ये कैंगरू छिपकली है, राइट। चलिए, सो अगस्त्यगामा एज और नॉर्दर्न कैंगरू लिजर्ड ये आगमेडी फैमिली को बिलोंग करती है, और ये वेस्टर्न घाट्स पर्टिकुलरली इडुक्की में ये देखी गई है केरला के अंदर। सो अभी हमने नेशनल पार्क भी केरला का पढ़ा था, और ये जो नई छिपकली की प्रजाति खोजी गई है वो भी केरला, वेस्टर्न घाट्स कुलामवु इडुक्की केरला से खोजी गई है। ये सेकंड स्पीशीज है अगस्त्यगामा जीनस की। इससे पहले जो स्पीशीज अगस्त्यगामा जीनस की है वो अगस्त्यगामा बेडोमी है, बेडोमी, और ये तमिलनाडु से खोजी गई थी। बेडोमी तमिलनाडु से खोजी गई थी, और एज अगस्त्यगामा एज केरला से खोजी गई है। इसके अगर आप देखोगे ना, इसका एक रिड्यूस्ड फिफ्थ टो होता है। ये जो फिफ्थ टो है ना, ये छोटा होता है, जिसकी वजह से पेड़ों पे नहीं चढ़ सकती है, जमीनों पे ही भागती है और पत्तियों में और सूखी जो भी गिर जाती हैं लीव्स वगैरह उनके अंदर ही छुपती है ये, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे चल रहे हैं फटाफट। सर्वत्र, व्हाट इज सर्वत्र? क्या ये कोई टैंक है, कोई मिसाइल है, कोई मोबाइल ब्रिज सिस्टम है? तो ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। इंडियन आर्मी का मोबाइल ब्रिज सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो उसको कहीं भी ले जाके आप ब्रिज बना सकते हो। ये फोल्डेड ब्रिज सॉर्ट ऑफ है ना। तो अगर आपको राहत कार्य पहुंचाने, डिजास्टर है, कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस सिस्टम से आप फटाफट ब्रिज बना के और वहां तक पहुंच सकते हो। दिस इज सर्वत्र। सो व्हाट इज सर्वत्र? यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहां सब जगह। सर्वत्र मतलब एवरीवेयर। सो आप कहीं भी ब्रिज बना सकते हो विद इंडियन आर्मीज मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र। इसके बारे में देखते हैं फटाफट। सो इसको बनाया किसने है? DRDO की ही एक यूनिट है, आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, एस, जो कि किसके अंडर में आती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आती है। सो इस आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम ने सर्वत्र को बनाया है इन कोलैबोरेशन विद BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, राइट। ये 17 से 75 मीटर वाइड गैप तक अपने ब्रिज बना सकता है। 17 से 75 नहीं, 15 से 75, 15 to 75 मीटर तक के गैप को फिल कर सकता है इस ब्रिज से। और इमरजेंसी ब्रिज, नेचुरल कैलामिटी हो रही है, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें यूज किए जाते हैं। ये जिस ट्रक के ऊपर माउंटेड है ना, ये आप देख रहे हो, ये तो चलो ब्रिज सिस्टम हो गया, ये एक ट्रक है जिसके ऊपर ये माउंटेड है। सो दिस ट्रक इज ट्रक 815, तत्र 815 ट्रक है ये, और लेस देन 2.5 आवर्स के अंदर ये ब्रिज सेटअप कर दिया जाता है। तो सर्वत्र इज अ मोबाइल ब्रिज सिस्टम ऑफ इंडियन आर्मी। इस तरह से ये सेटअप कर दिया जाता है। गॉट इट? चलिए, देन NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, इसरो का ही कमर्शियल आर्म है, अभी देखेंगे। और सो NSIL ने साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ में? एक फ्रेंच कंपनी के साथ में, फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टू सपोर्ट सैटेलाइट लॉन्च मिशन। तो इस फ्रेंच कंपनी के साथ में एक MOU NSIL ने साइन किया है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का, कि आपके जो भी मिशन होंगे वो हम लॉन्च करने में आपका सपोर्ट करेंगे। ओके, तो जल्दी से इस मिशन को देख लेते हैं, इस पार्टनरशिप को। सो MOU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो का। इसरो आप R&D में फोकस करिए, क्लाइंट वगैरह ला करके कमर्शियल स्पेस मिशन हम करवाएंगे, ये NSIL का काम है। और फ्रेंच सैटेलाइट कंपनी एरियान स्पेस,
क्या नाम है उस कंपनी का, एरियान स्पेस। इनके बीच में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हुई है कि आपके जो भी मिशन होंगे NSIL के थ्रू हम लोग करने वाले हैं, और NSIL ने पार्टनर कर लिया। 2019 में NSIL को एस्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की तरह से अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है। सो कमर्शियल आर्म का मतलब क्या होता है कि आप भाई देश के लिए तो काम इसरो कर रहा है, अब बाकी सारे लोगों को भी अगर लॉन्च वगैरह करने हैं, आपको प्राइवेट प्लेयर्स को लाना है, तो वो सारी देखरेख कौन करेगा, NSIL करेगा, इसरो को उसके लिए डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सो NSIL वाज एस्टैब्लिश इन मार्च 2019। देन WHO ने पहली बार देशों को सर्टिफाई किया है, शाबाशी दी है, जिन्होंने ट्रांस फैट, जो मार्केट में अवेलेबल खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें ट्रांस फैट होता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, उन पे बैन लगाया है। तो ऐसे 5 देश हैं जिनको WHO ने ताली बजा करके शाबाशी दी है। ठीक है। एंड WHO awards countries for progress in eliminating industrially produced trans fat for the first time. Industrially produced trans fat naturally भी होता है कुछ चीज़ों के अंदर, और कुछ इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज वाला बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो WHO ने अवार्ड किए हैं सर्टिफिकेट्स कितने कंट्रीज को, 5 कंट्रीज को। कौन कौन से हैं, डेनमार्क, लिथुएनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। सो ये जो इन्होंने क्या किया, बैन किया है ना, 2018 के अंदर WHO ने एक मुहिम शुरू किया था, उसके चलते बैन किया है। 2018 में WHO ने एक टारगेट लिया था कि 2023 तक, कब तक, 2023 तक हम ग्लोबल फूड सप्लाई से ये इंडस्ट्रियली अवेलेबल ट्रांसफैट वाली चीज़ें हटा देंगे। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाया, बहुत एम्बिशियस टारगेट था, लेकिन फिर भी काफ़ी देशों ने इसकी तरफ अपना रुझान दिखाया है, और उनमें से 5 को इन्होंने सर्टिफाई किया है। ट्रांस फैटी एसिड्स सेमी सॉलिड टू सॉलिड फैट्स होते हैं, और 2 फॉर्म में आपको मिलते हैं, इंडस्ट्रियली और नेचुरली। इंडस्ट्रियली वाले जो होते हैं वो आर्टरीज ब्लॉक करेंगे, हार्ट अटैक्स लाएंगे, डेथ्स कॉज करेंगे, इसलिए इनको बैन करने पे WHO ने जोर दिखाया है। देन यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम को किया गया लॉन्च। सो अपने आप में पहला एक ऐसा इवेंट है या एक पहल है जो दिखाई गई है, यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऐसे लोग जो बिल्कुल नए नए साइंटिस्ट हैं या बन रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया। किसने, IIM विशाखापट्टनम पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विशाखापट्टनम पे ये इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज, उन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया था कि भाई ऐसा प्रोग्राम हो ताकि यंग साइंटिस्ट को आप और ज़्यादा इंडक्ट कीजिए, उनको ट्रेनिंग कीजिए, ताकि बड़े बड़े साइंटिस्ट बन करके फिर और हम आगे उभरें। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अर्ली करियर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलेंगी यंग साइंटिस्ट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। हाँ जी, आज का सेशन हो गया है खत्म। आज हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आज वाले सेशन से लेंगे, फिर हम प्रीवियस डे के कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। अच्छा, एक न्यूज़ मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ यहीं पे। बताइए, अभी RBI ने कौन से एक बैंक पे ऊपर रोक लगा दी है कि मार्च ऑनवर्ड्स आप डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते हो। कोई ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई बैंक है। चलो लिखो कमेंट सेक्शन में, कल पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में। रिविजन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वॉज स्worn इन एज द न्यू किंग ऑफ मलेशिया। मलेशिया को नए राजा मिले हैं, 9 रॉयल फैमिलीज में से एक और राजा बने हैं, तो कौन है वो नए राजा मलेशिया के? आंसर क्या है? बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर डी, सुल्तान इब्राहिम। सुल्तान इब्राहिम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, देन व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? हु आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कौन है? सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट कौन है इन चारों में से, बताइए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होंगे? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में होंगे। लद्दाख में पहली बार करवाए जा रहे हैं। कौन है मैस्कॉट? द राइट आंसर इज स्नो लेपर्ड शीनशे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। विच एशियन कंट्रीज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? एशियन कंट्री पूछा जा रहा है। विच एशियन कंट्रीज ऑन द टॉप ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक 93 था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और आपसे पूछा जा रहा है एशिया में किसने टॉप किया? द राइट आंसर विल बी सी, सिंगापुर। ओके, अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड कैंगरू लिजर्ड स्पीशीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स? केरला, वेस्टर्न घाट से जो नई कंगारू लिजर्ड की स्पीशीज खोजी गई है, जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, जमीन पे भागती है, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? जीनस का याद करो या स्पीशीज का याद करो, आ जाएगा। कुछ एज था, हाँ, अगस्त्य गामा एज, और ये दूसरी अगस्त्य गामा जीनस की स्पीशीज है, इससे पहले तमिलनाडु से खोजी गई थी। विच ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्टेड सर्वत्र इंडियन आर्मीज मोबाइल ब्रिज सिस्टम?
सर्वत्र, जो कि इंडियन आर्मी का मोबाइल ब्रिज सिस्टम है जिससे ब्रिजेस लगाए जा सकते हैं आपदा वगैरह के केसेस में, उस सर्वत्र को बनाया किस संस्था ने या ऑर्गेनाइजेशन ने है? डीआरडीओ के अंडर में कौन आता है जिसने बनाया है? हाँ, ए इज द राइट आंसर, आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स। ऑल राइट, तो ये तो आज के क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ प्रीवियस डेज के प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लाभ एमएसपी स्कीम फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी स्कीम, लाभ एमएसपी स्कीम कौन से स्टेट ने हाल ही में शुरू की? राइट आंसर इज, जहां पे बहुत वेराइटी ऑफ ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, ओडिशा। ओडिशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच मिनिस्ट्री स्टेबली सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज एट रिपब्लिक डे 2024? मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय है जिसकी झांकी को टॉप प्राइज दिया गया? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम जजेस कैटेगरी बताएं या फिर पॉपुलर कैटेगरी बताएं। तो कल मैंने आपको कहा था जब मेंशन नहीं हो कोई कैटेगरी तो आपको जजेस कैटेगरी पे ही जाना होगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा आंसर? सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पॉपुलर कैटेगरी में किसने जीता था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Who has won the Lifetime Achievement Award at the 69th Filmfare Award 2024? 69th Filmfare Award जो हुए गुजरात के अंदर इस बार कंडक्ट किए गए थे, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज डेविड धवन। गुड। नेक्स्ट, एज पर द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, जो कल पढ़ी थी, स्नो लेपर्ड इज फाउंड इन हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? हमने देखा था कि टोटल इस रिपोर्ट के हिसाब से 718 स्नो लेपर्ड्स आर देयर इन इंडिया, पाए गए हैं, लेकिन कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये हैं, क्या बताया गया? बताइए आंसर, काउंट कर लें। देखिए, एक तो लद्दाख के अंदर है, राइट, जेएनके के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, यूके लिख दें उसको, फिर सिक्किम के अंदर है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो कितने हो गए ये? 6 इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग अहेड। How many posthumous awards were given in Padma Awards 2024? पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए, राइट, जिसमें 132 टोटल पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए। 5 पद्म विभूषण थे, 17 पद्म भूषण थे, 110 पद्मश्री थे। आपसे पूछा जा रहा है पॉस्थ्यूमस कैटेगरी में कितने अवार्ड्स दिए गए? राइट आंसर क्या होगा? आंसर 9 होगा, ए। अब यही मुझे बता दो कितनी विमेन को दिए गए इनमें से पद्मा अवार्ड्स? विमेन भी लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे। Which automaker has claimed the title of world's leading automaker in 2023? 2023 में लीडिंग ऑटोमेकर यानी वाहन निर्माता के तौर पे कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही और कई सालों से रह रही है? टोयोटा, जापान की टोयोटा। The book What if there was no Congress? The Uncensored History of Independent India is written by, कल ये किताब पढ़ी थी, What if there is no Congress? The Uncensored History of Independent India, ये किसने लिखी है? हमने बोला था इसमें तो गांधी भी हैं मोदी भी हैं। हाँ बिल्कुल, गांधी भी हैं मोदी भी हैं, प्रियम गांधी मोदी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ओहो ये तो मैंने अभी बहुत थोड़ी सी देर पहले बताया है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। आई रियली होप ये पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर पा रहे होगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, समझ लगेगा कि हाँ हमें करंट अफेयर्स आती है। पीडीएफ की जानकारी मैंने दे दी है, परचम के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, नहीं तो परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये सेशन खत्म होते ही टेलीग्राम के ऊपर एक क्विज आपको दी जाएगी, प्रैक्टिस क्विज, वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। परचम_क्लासेस ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी आपको डेली न्यूज़ और प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं, वो फॉलो कर लीजिएगा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं। और यूट्यूब की कम्युनिटी चैनल के ऊपर भी प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपकी मदद के लिए चल रहे हैं, डू जॉइन देम। और अगर आपको मुझसे सीधे संपर्क करना है अपार्ट फ्रॉम द कमेंट सेक्शन, तो आप ऋचा शर्मा 2325 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इफ देयर समथिंग इंपॉर्टेंट विच नीड्स माई डायरेक्ट ध्यान। ठीक है, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।